नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ। जो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम जानकारी के साथ। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन कन्विक्शन का दिखा असर। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार के ऑपरेशन का असर देखने को मिला। 13 महीने में 50,000 से ज्यादा अपराधियों को सजा मिली। वहीं 29 मामलों में 44 दोषियों को मृत्युदंड की सजा दी गई है। और ये जानकारी सामने आ रही है। हर महीने 20 मामलों में सजा कराने का टारगेट था और कोर्ट में पुलिस की प्रभावी पैरवी के जरिए सजा दिलाई गई है। तो ये जानकारी सामने आ रही है। और हर महीने जो है 20 मामलों में सजा कराने का टारगेट रखा गया था। और बताते चले 29 मामलों में 44 दोषियों को मृत्यु दंड की सजा भी दी गई। वहीं 13 महीने में 50,000 से ज्यादा अपराधियों को सजा। तो यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार के ऑपरेशन का तगड़ा असर यहां देखने को मिल रहा है। लखनऊ से ये जानकारी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जो है कई अपराधियों को सजा दिलाई गई है। और बात करें 29 मामलों में 44 दोषियों को सजा, मृत्युदंड की सजा। वहीं हर महीने 20 मामलों में सजा कराने का टारगेट रखा गया था। और इसी के तहत ये कहीं न कहीं उपलब्धता कानून को बढ़ते आगे। मथुरा से ये जानकारी सामने आ रही। वक्फ बोर्ड के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। 11 सितंबर को दिनेश शर्मा फलाहारी देंगे ज्ञापन। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा फलाहारी सभी सनातनी हिंदुओं से आने की अपील। वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए देंगे ज्ञापन। वक्फ बोर्ड संस्था में होना चाहिए संशोधन, शर्मा ने कहा है। और इसी के लिए जो है 11 सितंबर को ज्ञापन देंगे। और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष है दिनेश शर्मा फलाहारी। और इसी के साथ उन्होंने सभी सनातनी हिंदुओं से आने की अपील की है। वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए ज्ञापन देंगे। 11 सितंबर को दिनेश शर्मा फलाहारी ज्ञापन देंगे। तो आपको बताते चले मथुरा से यह जानकारी। वक्फ बोर्ड के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। और 11 सितंबर को दिनेश शर्मा फलाहारी ज्ञापन देंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा फलाहारी सभी सनातनी हिंदुओं से आने की अपील की है। आपको बताते चले वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए ये ज्ञापन दिए जाएंगे। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने सभी सनातनी हिंदुओं से शामिल होने की अपील की है। वक्फ बोर्ड संस्था में संशोधन होना चाहिए। और वहीं रायबरेली से जानकारी सामने आ रही है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला। एनआईए की टीम गुपचुप पहुंची रायबरेली। सीएमओ ऑफिस में फर्जी प्रमाण पत्र मामले की जुटाई जानकारी। बेंगलुरु के 2 सदस्यीय टीम जुटा रही साक्ष्य। सलोन से जाकिर का बना था फर्जी प्रमाण पत्र। तो फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है। सलोन से जाकिर नाम के शख्स का फर्जी प्रमाण पत्र बना था। वहीं बेंगलुरु के 2 सदस्यीय टीम साक्ष्य इसको लेकर जुटाई जा रही है। तो आपको बता दें सीएम ऑफिस में फर्जी प्रमाण पत्र मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। और एनआईए की टीम गुपचुप तरीके से जो है रायबरेली पहुंची। और इसी को लेकर कहीं न कहीं एक और खुलासा रायबरेली से ये जानकारी सामने आ रही फर्जी प्रमाण पत्र मामले को लेकर। तो सलोन से जाकिर नाम के शख्स का फर्जी प्रमाण पत्र बनने का एक और मामला सामने आया है। और लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है। अटल आवासीय विद्यालयों के नए सत्र की शुरुआत कल से। सीएम योगी आदित्यनाथ कल से शुरुआत करेंगे। लखनऊ से शुभारंभ करेंगे। 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों के नए शैक्षिक सत्र। विद्यालयों के नए शैक्षिक सत्र 2024-25 का शुभारंभ किया जाएगा। अटल आवासीय विद्यालय में 6,480 छात्राएं सत्र में प्रवेश करेंगे। तो ये जानकारी सामने आ रही। पिछले वर्ष 11 सितंबर को पहले शैक्षिक सत्र का शुभारंभ किया गया था। और अब जो है फिर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। श्रमिक और कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को
शिक्षा दी जाएगी। इसके तहत मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत शिक्षा दी जा रही है। वहीं बढ़ते आगे लखनऊ से जानकारी सामने आ रही, राज्य महिला आयोग कार्यालय जाएंगी अपर्णा यादव। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा था जब वो ऑफिस जो है पहुंचने वाली थी। वहीं आयोग का उपाध्यक्ष कार्यभार ग्रहण करेंगी। शासन ने अधिसूचना के तहत नामित किया था पद। आईजीपी स्थित राज्य महिला आयोग कार्यालय जाएंगी, तो ये जानकारी सामने आ रही है। और शासन ने अधिसूचना के तहत जो है पद नामित किया था और आयोग का उपाध्यक्ष कार्यभार जो है अपर्णा यादव ग्रहण करेंगी, तो ये जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से राज्य महिला आयोग कार्यालय अपर्णा यादव जाएंगी। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा था और इसी दौरान जो है वो पहुंचने वाली थी। इसी को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। आयोग का उपाध्यक्ष कार्यभार ग्रहण करेंगी अपर्णा यादव। बताते चले कि पिछले कई दिनों से नाराज चल रही थी और ऐसे में कहीं न कहीं ये काफी अहम माना जा रहा है और शासन ने अधिसूचना के तहत पद नामित किया था और आईजीपी स्थित राज्य महिला आयोग कार्यालय जाएंगी अपर्णा यादव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, अपर्णा यादव को लेकर जानकारी सामने आ रही थी, वो आज जो है आयोग राज्य महिला आयोग कार्यालय पहुंचने वाली थी। 11 बजे का वक्त बताया जा रहा था, क्या अपडेट आ रही है सामने? जी बिल्कुल, जो ही जिस तरह से महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाए जाने पर अपर्णा यादव नाराज चल रही थी और मुलायम सिंह की छोटी बहू होने के चलते कहीं न कहीं जो है उनके हिसाब से पद नहीं मिला था, जिसको देखकर उन्होंने जो है पद भार ग्रहण नहीं किया था। जबकि जो अन्य सदस्य हैं या फिर अध्यक्ष हैं सभी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया था और जिस तरह से अपर्णा यादव को लेकर तमाम प्रयास लगाए जा रहे थे कि सपा में वापसी होगी या फिर बीजेपी से बगावत करेंगी, क्योंकि उन्हें कद के हिसाब से पद नहीं मिला था। और सूत्रों का दावा है कि गृह मंत्री अमित शाह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपर्णा यादव को मनाने की कोशिश किया, जिसमें वह सफल रहे। और आज थोड़ी देर में अपर्णा यादव चार्ज लेने के लिए पहुंचेंगी और आज चार्ज ग्रहण करेंगी। जिस प्रयास लगाया जा रहा था उस पर पूरी तरह से विराम लग गया। ठीक है आसिफ, जिस तरीके से देखे कद के हिसाब से पद ना मिलने से काफी समय से नाराज थी और सियासी गलियारों में चर्चाएं भी बेहद तेज हो गई थी, लेकिन अब जब ये जिम्मेदारी उन्हें दी जा रही है तो क्या बीजेपी के करीब रहने का रास्ता जो है साफ हो चुका है? निश्चित तौर पर जिस हिसाब से नाराज चल रही थी और प्रयास लगाया जा रहा था कि वह बीजेपी का दामन तोड़ सकती है और इसके बारे में यह भी कहा जा रहा था कि 2022 के चुनाव में प्रत्याशी बीजेपी ने नहीं घोषित किया था, साथ ही साथ वो मेयर का भी चुनाव लड़ना चाहती थी, उस पर भी उनकी जो बात भी नहीं मानी गई और ऐसे में कद के हिसाब से पद नहीं मिलने पर तमाम प्रयासों का दौर चल रहा था। हालांकि नाराजगी भी बढ़ गई थी। फिलहाल जिस तरह से योगी आदित्यनाथ और अमित शाह गृह मंत्री हैं उन्होंने मनाया, दयाशंकर सिंह ने भी मनाने की कोशिश की, तब कहीं जाकर अपर्णा यादव की नाराजगी दूर हुई और वह आज एक मैसेज देंगी कि वह बीजेपी के साथ रहेंगी, बनी रहेंगी और यही वजह है कि वह अपना कार्यभार भी ग्रहण करेंगी। हालांकि 10 अक्टूबर को जिस तरह से मुलायम सिंह यादव की कोशिश मनाई जानी है उसके बारे में भी कहा जा रहा था कि अपर्णा यादव वो उस कार्यक्रम में हिस्सा बनेंगी और वहीं से उनकी समाजवादी पार्टी की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अब जिस तरह से जो राजनीतिक चक्र बदला है वह कहीं न कहीं जो है
अपर्णा यादव के लिए एक राजनीतिक सफर जो है वो काफी आसान होगा, क्योंकि उपाध्यक्ष पद पर आज वह चार्ज लेने वाली है। जी आसिफ, जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही थी कि अपर्णा जो है सपा में वापसी कर सकती है, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उम्मीदें बढ़ जाती है, क्योंकि परिवार फिर से एकजुट होता और शायद इसका फायदा भी होता। लेकिन अब जिस तरीके से फिर से बीजेपी ने उन्हें अपने पाले में ही रखने के लिए अपनी चाल चल दी है, समाजवादी पार्टी की ओर से अंदर की बात करें, पार्टी के अंदर किस तरह की प्रतिक्रिया देखी जा रही, क्या हालचाल देखे जा रहे? देखिए, जिस तरह से कद के हिसाब से पद नहीं मिलने पर अपर्णा यादव नाराज थी और उन्होंने एक पेयर बनाने की कोशिश की, बीजेपी को एक मैसेज भी दिया कि वह बीजेपी से नाराज हैं, और यही वजह है कि उन्होंने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात किया और जाकर उनसे आशीर्वाद भी लिया। जब यह चाचा शिवपाल यादव से मिलने की खबर बीजेपी को लगी तो बीजेपी की बेचैनी भी पूरी तरह से बढ़ गई, और यही वजह रही कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह अपर्णा यादव से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। 45 मिनट तक वार्ता हुई, मनाने की कोशिश हुई, लेकिन कहीं न कहीं दयाशंकर सिंह विफल नजर आए। उसके बाद इसका मोर्चा गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला, फोन पर ही अपर्णा यादव को समझाने की कोशिश की, और उसके बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से अपर्णा यादव ने मुलाकात किया। इसके बाद तब कहीं जाकर जो नाराजगी थी वह दूर हुई, और सूत्रों का यह भी दावा है कि अपर्णा यादव को जिस तरह से उपाध्यक्ष का पद दिया गया है, आने वाले चुनाव में उन्हें बीजेपी प्रत्याशी भी बना सकती है, और कई बड़े, यानी कि कहा जा सकता है कि बड़ा ओहदा भी दे सकती है। यह आश्वासन अपर्णा यादव को मिला है। फिलहाल जिस तरह से अगर मुलायम परिवार की बात करें तो कहीं न कहीं मुलायम परिवार से अपर्णा यादव लगातार नाराज भी रहती हैं, और जिस तरह से जो उनके साथ राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, उनके सामने अपर्णा यादव के सामने कहीं न कहीं एक बड़ी मुश्किल राजनीतिक स्तर पर देखी गई। अगर वह सपा में शामिल होती तो शायद उनकी इज्जत उतनी न रहती, क्योंकि वह काफी दिनों से समाजवादी पार्टी से दूरी बनाई है, अपने परिवार से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुई है और बीजेपी ने एक ओहदा दिया। अब यह कहा जा सकता है कि पूरे तरीके से अपर्णा यादव जो नाराज थी वह अब नाराज नहीं है। जी बिल्कुल आसिफ, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। सबसे थोड़ी देर में जो है कार्यालय पहुंचेंगी और एक बार फिर से बीजेपी का ये नया चाल जो अपर्णा को अपने पाले में कर सकता है। लखनऊ से एक और जानकारी सामने आ रही है। अवैध धर्मांतरण मामले में आज कोर्ट सुनाएगी सजा। एनआईए एटीएस कोर्ट सुनाएगी सजा। सभी 16 आरोपियों को सजा सुनाया जाएगा। मौलाना उमर गौतम समेत 16 जो है दोषी पाए गए थे और कल अवैध धर्मांतरण मामले में दोषी पाए गए थे। वहीं अब आज जो है इनको लेकर सुनवाई होगी और इन्हें सजा सुनाया जाएगा। आरोपी इद्रिस कुरैशी को मिला है हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर। एनआईए एटीएस स्पेशल कोर्ट आरोपियों को सजा सुनाएगी। तो ये जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कल अवैध धर्मांतरण के मामले में जो है ये दोषी पाए गए थे और इन्हीं को लेकर आज सुनवाई होगी। टोटल जो है 16 आरोपी दोषी पाए गए थे और इन्हीं को लेकर जो है आज कोर्ट सजा सुनाएगी। अवैध धर्मांतरण का ये मामला और एक बार फिर से आसिफ का रुख कर लेते हैं। आसिफ, शॉर्ट में मामले के साथ साथ अब तक की अपडेट भी बता दीजिए। देखिए, इस तरह से योगी सरकार ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ एक अभियान चलाया था और अवैध धर्मांतरण मामले में दर्जन भर से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से उमर गौतम मौलाना है और साथ ही साथ भी थे और 16 लोगों को जेल भेजा गया था। 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि यह सभी अवैध ढंग से धर्मांतरण करा रहे हैं, इनको विदेश से फंडिंग होती है। और इस मामले में एनआईए और एटीएस ने सुनवाई किया और सुनवाई के दौरान 16 आरोपियों को दोषी पाया है और आज ही एनआईए और एटीएस कोर्ट 16 आरोपियों को सजा सुनाएगी। हालांकि अब देखने वाली बात तो होगी कि एटीएस कोर्ट कितने दिन की सजा सुनाती है, कितने महीनों की सुनाती है और कितना जुर्माना करती है।
देखना अभी बाकी है। और आज पूरी तरह से पूरी तैयारी है कोर्ट में। कोर्ट आज इन सभी को सजा सुना सकती है। आसिफ, ये जो 16 लोग आरोपी बनाए गए हैं, क्या ये सभी एक ही ग्रुप के हैं या अलग अलग ग्रुप से हैं? जैसे पूरे देश में एटीएस और एनआईए ने कार्रवाई किया और साथ ही साथ बेंगलोर से लेकर कश्मीर तक और साथ इसके अलावा बंगाल से लेकर नोएडा तक कई ऐसे जाल बिछे थे जिसके जरिए जो है जो मौलाना थे अवैध धर्मांतरण का काम करते थे, इनको विदेशी फंडिंग मिलती थी। जिस तरह से इसकी भनक एटीएस एनआईए को लगी, तुरंत कार्रवाई हुई, ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, इनके खाते सीज किए गए और साथ ही साथ सबूत इकट्ठा किए गए। सबूतों के आधार पर सभी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हुई है। हालांकि इसमें एक आरोपी इदरीस कुरैशी को हाईकोर्ट से इसके भी मिला है। फिलहाल अब पूरी तैयारी है और एक सबक देने के लिए योगी सरकार ने इस तरह से अभियान चलाया कि हर हाल में अवैध ढंग से होने वाले धर्मांतरण को रोका जाए। इसमें बड़ी सफलता भी एनआईए और एटीएस को मिली और सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद चार्जशीट दाखिल हुई, मामले की सुनवाई हुई। अब आज एटीएस और एनआईए को सजा सुनाएगी। जी बिल्कुल, वहीं इसमें 16 आरोपी हैं, लेकिन जो आरोपी इदरीस कुरैशी है, बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट से उन्हें स्टे भी मिला हुआ है। इस तरह से हाई कोर्ट पाई जाती है पता लग हो जाएगा जी बिल्कुल आसिफ, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अवैध धर्मांतरण का मामला है और 16 आरोपी जो है कल दोषी बनाए गए थे, जिनको लेकर कोर्ट आज फैसला सुना सकती है, सजा सुना सकती है। और वही कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार हत्या मामले को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कोलकाता पुलिस आयुक्त और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के इस्तीफे की मांग की। बढ़ते हैं आगे, खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में 1090 चौराहे के पास भीषण एक्सीडेंट हो गया। अनियंत्रित कार ने आइसक्रीम के ठेले वाले को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और टक्कर मारने वाला कार सवार नशे की हालत में था। कार में 2 युवक और 2 युवतियां मौजूद थे, सभी शराब के नशे में थे। पुलिस ने कार से शराब की कई बोतलें भी बरामद की है। बढ़ते हैं आगे, खबर मेरठ से है, जहां मेरठ एसएसपी विपिन ताड़ा ने जिले के कई थानेदार बदले। संजय कुमार पांडे अब मवाना के थानेदार बनाए गए, वहीं अनिल कुमार सिंह लोहिया नगर के थानेदार बनाए गए, जबकि सुभाष चंद्र को परतापुर से चुनौतीपूर्ण लिसाड़ी गेट भेजा गया है। और खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का है, जहां रेलवे प्रशासन का बुलडोजर गर्जा। सिटी रेलवे स्टेशन से लेकर अफीम फैक्ट्री तक इस अभियान के तहत कई अवैध कब्जों को रेलवे प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया गया। बता दें कि बीते महीने ही रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करते हुए कब्जा हटाने का निर्देश दिया था और ऐसा न करने पर रेलवे प्रशासन ने बुलडोजर लगाकर अवैध कब्जों को ध्वस्त करने की चेतावनी भी दी थी। वहीं रेलवे द्वारा भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण और अवैध कब्जा हटाया गया तो कब्जेदारों में हड़कंप मच गया।
खबर लखनऊ की चिन्हट से है, जहां मुसलमानों ने गणेश उत्सव के दौरान गणेश मूर्ति पर पत्थर चलाकर उसे तोड़ दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पीएससी और कई थाने की फोर्स ने दुकानों को बंद कराया और 3 युवकों को पकड़कर थाने ले गए। गणेश उत्सव के दौरान जो है ये हंगामा। वहीं बहराइच में भेड़ियों की तर्ज पर रायबरेली में सियार का आतंक फैल रहा है। फिलहाल इन सियारों का आतंक शिवगढ़ थाना इलाके के कई गांव तक ही है, लेकिन रोकथाम ना हुई तो आसपास के इलाके भी प्रभावित हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि रामपुर टिकरा, उसाहा समेत कई अन्य गांवों में सियारों ने लगभग 2 दर्जन से ज्यादा इंसानों पर और 2 कुत्तों पर हमला किया है। हमले में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन दर्जन भर से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। ग्रामीण रात रात भर जागकर अपनों की सुरक्षा में लगे हैं। फिलहाल स्कूल जाने वाले बच्चे और उनके अभिभावक सियारों से आतंकित हैं। कई अभिभावक अपने बच्चों को खुद स्कूल छोड़ने जाने पर भी मजबूर हैं। और खबर लखनऊ से, जहां एक बार फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एनकाउंटर का आंकड़ा जारी कर बीजेपी सरकार पर जो है निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पीडीए के साथ एनकाउंटर ज्यादा हुआ, पीडीए के साथ हुआ है भेदभाव और अन्याय। बता दें कि मंगेश यादव एनकाउंटर के बाद जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। तो एक्स पर पोस्ट कर एक बार फिर से बीजेपी पर हमला। तो अखिलेश यादव ने एनकाउंटर का यह आंकड़ा जारी किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके और इसे पीडीए के खिलाफ अन्याय बताया है। बढ़ते हैं आगे, खबर लखनऊ से है, जहां यूपी अध्यक्ष अजय राय ने मंगेश यादव के एनकाउंटर को राज्यपाल को पत्र लिखा है इसको लेकर, और अजय राय ने गवर्नर से अपील करते हुए हाईकोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच की मांग भी की है। राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण पर दिए गए बयान पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी पर हमला करते हुए लिखा कि कांग्रेस ने आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया और कांग्रेस के आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात भी छलावा है। वहीं कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया और न ही SC/ST आरक्षण को ही सही से लागू किया। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।